अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब इंतखाबी मार्के में थी तो पंजाब में तकरीबन हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गए और एक मुकाबले की फ़िज़ा थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के माबैन। ये जमात पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर राइज़ किया था। 2013 के इंतखाबात में इस जमात की वो पोजीशन नहीं थी जो 2018 में हमें नजर आई। बिल्कुल एक लग रहा था कि 1 on 1 बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुकाबला चल रहा है। पीपल्स पार्टी नहीं थी पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उभर कर सामने आ गई थी और उसके अंदर शायद एक बड़ा रोल उस धरने का था जो इमरान खान सजा के बैठे रहे और जिसमें वो नारा मारते थे तब्दीली का, करप्शन के खात्मे का। वो कहते थे कि ये कर्जे इसलिए लेने पड़ते हैं कि मुल्क में करप्शन बढ़ी है, हम आएंगे तो टैक्स रेवेन्यू डबल हो जाएगा, लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी, बाहर से पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे, गुड गवर्नेंस होगी। ये वो तमाम स्लोगन्स थे जिसके ऊपर पाकिस्तान में नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों और मिडिल क्लास ने लार्जली इनको अर्बन एरियाज़ के अंदर सपोर्ट किया। लेकिन 2 साल के बाद ये जमात वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। ख़राबी कहाँ हुई, इसका जवाब शायद खुद इमरान को भी मालूम है कि एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो कामयाब हुए थे एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाने की 11 प्लेयर्स की, जिसने वर्ल्ड कप 92 का जीता। लेकिन अपनी काबीना के अंदर वो 11 मेंबर्स की वो टीम नहीं बना पाए जो पाकिस्तान को अच्छी गवर्नेंस के हवाले से तरक्की दिला सकता। उसका नतीजा ये कि जब इनकी हुकूमत बनी तो जितना इनको टैक्स रेवेन्यू 3800 अरब का मिला था, 3 साल बाद भी 3800 अरब पे हम खड़े हैं। एक्सपोर्ट जितनी मिली थी उससे कुछ 2-4% नीचे चली गई, इंडस्ट्री वैसे बंद हो गई। और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एक सरकारी दस्तावेज़ात है जो आज काबीना के इजलास के अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, मैं उसके ऊपर प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप रोशनी डालूंगा। उसके अंदर APCC के एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके एक डॉक्यूमेंट का हवाला आया और उस डॉक्यूमेंट के पैरा 2 के अंदर लिखा हुआ है कि ये कोरोना वायरस का आगाज़ होने से पहले ही, ये सरकारी दस्तावेज़ात का हवाला दे रहा हूँ, कि कोरोना का आगाज़ होने से पहले ही पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ चुकी थी। हॉट मनी के चक्कर में हमने एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का इतना बेड़ा गर्क किया है कि पाकिस्तान में पूरी इंडस्ट्री बैठ गई है। तो हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के। लड़ाई क्यों हुई काबीना के अंदर, कहाँ से इस रिपोर्ट का तज़किरा आया, उसकी बुनियाद डली फवाद चौधरी साहब के एक इंटरव्यू से। और फवाद चौधरी साहब ने वो बातें कहीं जो सबको मालूम है, लेकिन काबीना के एक वज़ीर के मुँह से फॉर्मली वो पहली दफ़ा आई। और वो क्या है, इन फाइटिंग विद इन द PTI का टॉप टियर जिसमें 3-4-5 लोग हैं, वो आपस में उनकी नहीं बनती है। शाह महमूद, जहांगीर तरीन, असद उमर, ये मुतहारब ग्रुप है जमात के अंदर। और ये मुतहारब ग्रुप इलेक्शन से पहले भी थे, इलेक्शन के वक्त भी थे और उसके बाद भी ये बरकरार है। बाकी जमातों में भी सूरत हाल होती है, लेकिन आम तौर पर अपना जो प्राइम मिनिस्टर या पार्टी का सरबराह है उसके दबाव के नीचे इतना खुल के वो लड़ाइयाँ सामने नहीं आती या एक दूसरे को इस तरह नहीं काटते कि जमात ही नीचे गिर जाए। लेकिन PTI के साथ नुकसान हुआ। फवाद चौधरी ने कहा क्या इसके ऊपर, पहले वो दिखाते हैं फिर आपको आगे और चीज़ें बताएंगे। और जब ये कहते हैं फवाद चौधरी के सियासी जो पॉलिटिकल क्लास थी वो तो आउट हो गई और गैर मुंतखब लोग आगे आ गए, तो पिछले चंद माह से या पिछले कुछ अरसे से एक बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा स्पेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कंसीड कर चुकी है। एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ चुका है और ये पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही और ग्रेजुअली गैर मुंतखब शुदा लोग जो हैं इस जमात के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स हों या उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हों, वो कलीदी जगहों पे आ गए हैं, लेकिन जो मुंतखब MNAs हैं उनका वो रोल जो है मार्जिनलाइज होता जा रहा है। क्यों प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहां फवाद चौधरी को लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी एट स्टेक आ गया और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की शक्ल बन गई है इन गैर मुंतखब लोगों के हजूम की वजह से। और वहाँ पर वो सवाल जवाब भी उठ जाते हैं कि इन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स या अपनी एसेट्स डिक्लेरेशन वो कब करनी है, उसके ऊपर भी जवाब नहीं आए। लेकिन फवाद चौधरी ने इससे आगे एक और भी बड़ी ख़तरनाक बात की, वो दिखाईगा जो उन्होंने क्या कहा। इमरान खान एज ए पर्सन फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, ना भी हैं। अगर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातर उनके ऊपर जो मर्जी उंगली उठा ले तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके हवाले से पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ मेरे बराह रास्त इल्म में अभी तक नहीं है कि मैं कहूँ कि वो फलाना ठेका मिला था, मोटरवे इन्होंने बनाई थी तो उसके अंदर से 10 अरब रुपये वो जेब में डाल के इमरान खान लेके, मेरे इल्म में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन गवर्नेंस के ऊपर जब फेलियर आएगा तो उनके ऊपर सवालात उठेंगे और ये वो चीज़ है जो इमरान खान को हर्ट कर रही है, उनकी जमात के अंदर से हर्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जमात के वो लोग जिनको वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर या सफ़े अव्वल के खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहे थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो क्या इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी खतरा है, इसके ऊपर भी फवाद ने बात की है, वो भी दिखाई है। तो पाकिस्तान में एक तासुर ये था कि यहाँ पर 2 जमातें जो है इन्होंने भारी लगाई हुई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो इस चक्कर में पाकिस्तान का पिछले 40 सालों में बहुत नुकसान हो गया। जनरल ज़िया दौर से नवाज शरीफ साहब का वो सफ़र शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी उससे पहले।
तो अब इससे आगे निकलना है तो तीसरी जमात इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, ये खड़ी होगी तो लोगों के पास पोलिटिकल ऑप्शन होंगी, लेकिन वो जमात अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर तो हम एक तंग गली में आ जाएंगे। आज काबीना के इजलास के अंदर फवाद चौधरी के इंटरव्यू को जब हदफे तनकीद बनाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और असद उमर ने भी, तो फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि मैं तो आपको जवाब देनी, मैं नहीं आपको जवाब देता, मैंने राय दी है, मेरी राय वो सही हो सकती है, ये गलत हो सकती है, मेरा तज्जिया है, लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। उसके ऊपर फैसल वाडा जो थे उन्होंने उससे भी ज़्यादा गर्मा गर्म तकरीर कर दी और उन्होंने उसी काबीना के इजलास के अंदर ये उठकर कहा कि इस काबीना के इजलास के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बने हुए हैं। पहले तो कुछ ऐसी बातें होती थी कि कोई चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार है या किसी तगड़ी वजारत का, जो 4-5 तगड़ी वजारतें हैं उस वजारत को लेने के लिए कोशिश हो रही थी, लेकिन अब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार इस काबीना के इजलास के अंदर बैठे हैं। ये बातें जब हुई उस काबीना के इजलास के अंदर तो माहौल में गर्मी भी आई, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत जो है वो किसी और तरफ इशारा कर रही है कि ये टीम जेल टुगेदर कर पाई है या नहीं कर पाई। मैं आगे चलूँगा तो कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ जो आप शुरू करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शहबाज गिल मामले खुसूसी है वज़ीर आज़म के। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। शहबाज गिल साहब, टीम नहीं बन पाई इमरान खान की, उसके अंदर नाकामी का सबब वो वज़रा हैं जो मुंतखब होकर आए या वो गैर मुंतखब लोग हैं जो हावी हो गए इस काबीना के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब देखिए, हर बंदे का अपना पॉलिटिकल तज्जिया होता है और नेचुरली जब बहुत ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को करने की कोशिश कर रहा हो तो उसके ऊपर तनकीद भी ज़्यादा होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वैसी ही हुकूमत चलाने की कोशिश करते जैसी पहले चलती आई हैं तो सब अच्छा रहता। यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, नहीं करती थी। इसी तरीके से इसी वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा जो था वो 1 अरब 40 करोड़ था, अब वो 68 लाख तक लाया गया। जब 68 लाख तक लाया गया तो बहुत सारे लोगों को वज़ीर आज़म हाउस में अब उस तरीके से सूप, चाय, खाना नहीं मिलता। मैं खुद विटनेस हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं आपको कह रहा। बहुत सारे लोग, पिछली दफ़ा मैं खुद बैठा हुआ था, हमारे 2 वफाकी वज़ीरों ने एक बड़ी मीटिंग के बाद प्रोटोकॉल के बंदे को बुला के कहा कि वो ज़रा कोई रिफ्रेशमेंट करवा दे क्योंकि एक और मीटिंग जा रही थी। तो उन्होंने कहा आप इधर बैठे अभी करवाते हैं। आधा घंटा मैं भी पास ही बैठा हुआ था, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, अगली मीटिंग शुरू हो गई। तो मैंने प्रोटोकॉल वाले से पूछा कि इतने सीनियर मिनिस्टर हैं आपने क्यों नहीं ये बात। उन्होंने कहा जी वो इजाज़त ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चाय के अलावा कोई चीज़ देने की, तो हम कैसे दे दें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स छोटी चीज़ों से लेके चाय की प्याली से लेके बड़े मामला तक जो आप वाशिंगटन में या दूसरी जगहों पर आप टूर करेंगे और वहां पर बहुत सारे लोगों को जहाज से उतार देंगे, इसलिए उतारेंगे कि पहले जब लोग जाते थे $14 लाख खर्चा आता था एक प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, अब प्राइम मिनिस्टर $60,000 में विजिट करता है। तो आप सोचिए कितने सारे लोगों को जहाज में से उतारना पड़ता होगा। सर लेकिन आपने शहबाज साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो गैर मुंतखब जो लोग एडवाइजर्स और स्पेशल एडवाइजर्स हैं वो हावी हो गए हैं मुंतखब लोगों के ऊपर, या मुंतखब लोग डिलीवर नहीं कर पाए? खराबी कहाँ हुई? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, दूसरी बात होती है तज्जिया होता है। अब मैं कैबिनेट में बैठा हुआ था, कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ, किसी की आवाज ऊंची नहीं हुई, किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई वहां पर। लेकिन अब जब से मैं बाहर आया हूं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काबीना के अंदर पता नहीं क्या हुआ है, तज्जियात ऐसे हो रहे हैं। सिंपल पॉइंट के जब जो फैसल वाडा की मैंने बातें कही वहां उन्होंने कही कि नहीं कही? मैं बताता हूं, बिल्कुल मैं आपको जुटला नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात करने का तरीका होता है ना, ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे गिले का इजहार कर दिया और उसी को एक्सप्रेस किया जा सकता है कि शहबाज गिल ने नदीम मलिक साहब से बहुत शदीद बदतमीजी की। ये 2 अलग चीजें हैं ना, लेकिन बात तो हुई होगी कोई ना कोई। तो जो बातें मैंने कही वो हुई वहां पे। तो असद उमर, मैं आपको उसका जवाब देने लगा हूं। जब मीटिंग खत्म हो गई तो असद उमर साहब ने जो फवाद चौधरी साहब का था बयान, उसके ऊपर पूछा कि कोई ऐसी लड़ाई, जो कोई ऐसी चीज जो उनके जहन में हो। तो फवाद चौधरी ने उस पर कहा कि मैंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने सिर्फ अपना एक तज्जिया दिया है। एक पॉलिटिकल होने के नाते मैंने अपना एक तज्जिया किया है, मेरी कोई गवर्नमेंट लाइन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है। जब वो बात खत्म हो गई तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आपने जैसे बात की कि बहुत सारे लोग हैं कि जो उम्मीदवार थे या फलां चीज से। ये तज्जिया होता है सबका। और किस चीज के उम्मीदवार थे शहबाज गिल साहब? क्या कहा उन्होंने? आपने लफ्जों में दोहरा देंगे? एग्जैक्टली जो चीजें मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ लोग जो है उनका भी दिल करता होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने शायद,
और वो अपनी खेल खेलते हैं बाहर जाकर, जब वो अपनी को स्टेटमेंट देते हैं। शायद मुझे नहीं अब पता कि उनका तज्जिया फवाद साहब की तरफ ये था या अपनी किसी और खेल की तरफ खेलने था। का इशारा उन्होंने किस तरफ किया था, किसको कहा ये उन्होंने? नहीं कहा, मैं यही आपको बता रहा हूँ। और जब मैं बाहर आया तो नाम चल रहे थे वहां पर, असद उमर साहब का, नदीम बाबर का और किसी और का नाम चल रहा था। मैंने एक टीवी चैनल पे देखा। ये किस तरफ इशारा था उन्होंने कि यहाँ पर लोग वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बने हुए हैं और अपना खेल खेल रहे हैं? ये इशारा किस तरफ था? उन्होंने जो बात, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। ये मैं तीसरी दफा कह रहा हूं आपको, उन्होंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि बजाय एक टीम बन के एक नैरेटिव पे बात करने की, बहुत सारे लोग अपनी अपनी खेलते, जैसा कि वो शायद खुद प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हों। अब ये बात उन्होंने किसी की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया। मैं आपको चौथी दफा कह रहा हूं। बाहर में आया तो टेलीविजन पे लोगों के नाम चल रहे थे कि फैसल वाडा ने फलां के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये कहां से पता चला, किसने कही ये बात? क्योंकि फैसल ने तो नाम नहीं लिया किसी का भी, ना किसी की तरफ इशारा किया। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए बात सामने आ गई ना, बात तो हुई ना वहां पे। ये तो ये अपने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं मोहसिन साहब भी, इनसे भी पूछते हैं। मोहसिन साहब, ये मामला तो आपने डिस्क्रिप्शन पूरी मेरी भी सुन ली है, उन्होंने इंडोर्समेंट में भी जो अपना बातें करनी थी वो कह दी हैं उसकी। आप इसको कैसे देखते हैं, हम किस तरफ जाने वाले हैं? देखिए नदीम साहब, जहाँ तक मैं फवाद के व्यू से बिल्कुल एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट एग्री करता हूँ। फवाद ने जो बातें की हैं, मैंने जो 2 साल में इस पार्टी को एनालाइज़ किया है, मैंने देखा है कि इस जमात के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की, जहांगीर तरीन साहब की, असद उमर साहब को वजारत से हटाया गया, हमें सब चीज़ों, वी आर प्रिवी टू एवरीथिंग बिकॉज हम पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। जब आपको अगर पता है सारी चीज़ों का, तो आप ये जानते हैं कि क्या जहांगीर तरीन ने असद उमर की छुट्टी करवाई, रोल अदा किया? ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये जहांगीर तरीन साहब ने उस वक्त लॉबी किया था, असद उमर साहब को उन्होंने फारिग कराया था, और फिर असद उमर साहब ने फिर वो चीनी वाली बात की थी और उन्होंने बजट स्पीच में खड़े होकर उसके ऊपर रिएक्शन दिया था और कहा था कि पता करें कि चीनी कहाँ पे गई है। तो देन ही प्लेड ए रोल और जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी, तो जू से छुट्टी करा दी जाएंगी। तो ये हकीकत है, इनकी आपस में इन फाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं और ये फवाद ने बिल्कुल ठीक बात की है। अब बात यह है कि अगर वो यस बॉस नहीं है और उसने सीधी बात की है, उसको इस बात की कोई सज़ा देता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी पार्टी के लोगों को ये देखना चाहिए कि सच्ची बात करने वाले लोग हैं उनको करीब रखें। इस वक्त जो मालशिए हैं या जो इस तरह के लोग किसको कह रहे हैं आप? मालशिए जो यस सर। अच्छा, एक सवाल का जवाब हाँ मिलाए जाए, डिसएग्री करें ना आपकी हर बात में। आप तो मतलब इस वक्त दुनिया के मतलब वो हैं, मुसलमानों के रहबर हैं और उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। ये तारीफें करने वाले जो लोग हैं, इनसे इमरान खान को बचना चाहिए। अच्छा, ये हमारे साथ भी थे। प्राइम मिनिस्टर की भलाई वो लोग करते हैं जो बताएं कि ये रियलिटी चेक, जो सीधी बात करें, ये रियलिटी, जो ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में, चंद 1 लीटर पेट्रोल बचाने के चक्कर में इधर उधर की बातें ना करें। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जब जनरल मुशर्रफ पे, फिर मैं अपनी गुफ्तगू इस वालों इसी टॉपिक पे वापस आता हूँ। जनरल मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ तो एक वो कोई ब्रिटिश या पता नहीं कहाँ से कोई डेलीगेशन आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का पॉलिटिकल डाउनफॉल आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उसको जनरल एक्सेस थी, इन्फॉर्मेशन तक रसाई उसकी लोगों तक थी, वो आज से कम हो जाएगी और जो 25-30 बंदे उसके इर्द गिर्द हैं, सिर्फ वो उसकी आंखें और कान होंगे और वो सही फैसला नहीं कर पाएगा। और प्राइम मिनिस्टर्स को आमतौर पर यही 25-30 लोग ही मरवाते हैं, जो उसको बताते हैं कि आप तो कायदे आज़म के बाद दूसरे आप ही लीडर पाकिस्तान में आए। नवाज शरीफ को भी यही गलत फहमी थी कि वो कायदे आज़म के बाद दूसरे वही हैं। तो अगर इमरान खान को भी कोई ऐसी हवा देगा तो उसके साथ भलाई नहीं करेगा, देखिए आपको याद है, बल्कि माजी में अयूब खान साहब के लिए तो सुना था कि अखबार बना लिया गया था, जिस अखबार में सिर्फ उनके मर्जी की जो खबरें होती थी कुछ, या कुछ एक प्रेस कटिंग जो उनको दी जाती थी फॉर हिज आइज ओनली, वो सिर्फ खबरें ही वो होती थी जो वो पढ़ना चाहते थे। वो सर न्यूज़ में था, मैं तो ना ही पूछे। वो वज़ीर आज़म साहब की एक कंप्लेंट आई थी मेरे ऊपर, मेरी एडिटर को, डॉक्टर मलिया एडिटर थी, तो उनको कहा गया कि ये कटिंग जाती हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो ये सुबह सुबह देख के तो उनकी तबीयत पे बड़ी ग्रां गुजरती हैं, तो कोई अच्छी खबरें जा पाए। देखिए वही बात है ना, आपकी बात। देखिए हमें इस वक्त, मैं हर जगह पे ये बात कर रहा हूँ कि वो मुसाफिर इस कश्ती में सवार करें जिन्होंने इस कश्ती के साथ डूबना है। और अनफॉर्चुनेटली अली मोहम्मद खान, ऐसे लोग जो हैं, जो अच्छे लोग थे इस टीम में, जो ऑनेस्ट थे, बाकी हमारा मुराद से होगा, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर है इनका, चाहे हमारे से जितना इख्तलाफ सही, उसके बोलने के ऊपर इख्तलाफ सही, उसकी बात करने पे इख्तलाफ। 4-5 लोग पैसे खाने वाले होते हैं, बाकी पैसे नहीं खा रहे होते। 152 लोग, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि यार मैं आपको, मुझे आप पे तरस आता है कि आप इलेक्टेड हैं लेकिन आप अपनी जमात में सिलेक्टेड के गुलाम हैं। ये बेचारे 152 लोग 22 करोड़, आपकी जमात में भी ऐसे ही था। तो मैं तो कह रहा हूं
हमारी जमात में भी ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन हम इनको कह रहे हैं। और मैं तो सीधी बात करूंगा, देखिए नदीम भाई, आप इन्हें कहें कि हमारे हाल से कुछ सीख लो। तो मैं तो इनको ये भी कह रहा हूं कि हमसे सबक सीखे, हमसे जो गलतियां हुई, हमने नैब वाली भी गलती की है हम आज भी, लेकिन उस गलती में कसूर पीटीआई का भी बहुत ज्यादा था कि उन्होंने वो बिल नहीं निकलने दिया। पहले शहबाज गिल से इसका जवाब ले लें जो उन्होंने दिया नहीं है। शहबाज साहब, वो सवाल अभी बाकी है कि गैर मुंतखब लोग जो हैं वो हावी हो गए, मुंतखब लोगों को पीछे धकेल दिया, या मुंतखब लोग कुछ कर ही नहीं पाए? देखिए नदीम साहब, क्योंकि आपने वो पहले बात दूसरी तरफ चली गई, इसका जवाब सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास आइन में इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर ने आइनी तौर पर अपने एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट चुने हैं। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आइन उनको एक इख्तियार देता है। अगर तो उन्होंने आइन के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो वो आप बताइए। अब इस बात से आगे चले जाते हैं कि किसको सिलेक्ट किया, किसको नहीं किया, अपनी काबीना में उन्होंने किस बंदे को क्या रोल दिया। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट्स किसी को भी उन्होंने लिया तो वो कानून के खिलाफ नहीं लिया, आइन उन्हें इख्तियार देता है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। सर, उन्होंने गैर कानूनी का तो मैंने सवाल ही नहीं किया, मैंने तो पूछा कि क्या मुंतखब लोग काम करने में नाकाम हो गए थे इसलिए गैर मुंतखब को लाया गया, ये सवाल है। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बात तो नहीं होती कि मुंतखब लोग नाकाम हो जाते हैं तो इसलिए। अब अगर मैं ये कहूं कि जो आपसे पहले 8 बजे का यहाँ स्लॉट करते थे, क्या वो नाकाम हो गए थे तो उनको हटाकर आपको लाया गया? ऐसा नहीं है। हर बंदे की एक अपनी काबिलियत होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप कल को किसी और शो पे 10 बजे को आपको टेलीविजन लेता तो जो वहां पे 10 बजे शो कर रहे हैं वो बहुत ही माठे एंकर हैं और वो नाकाम हो गए तो उनको हटा के लिया गया। प्रायोरिटीज होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, हर बंदे की एक स्किल सेट होती है और आप उसको वहां पर प्लेस करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें लोगों को मुंतखब करके कौमी असम्बली में और सेनेट में इसलिए जाते हैं वो लोगों को डिलीवर करेंगे, वो हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत साजी करेंगे। अगर स्किल सेट ना हो तो आप 1-2 बंदे ले लेते हैं, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि आप 15-20 लोग जो हैं वो मुंतखब लोगों के ऊपर, जो 150 लोग हैं उनके ऊपर बिठा दें। आपकी जमात के ऊपर तो अभी यही सूरत हाल है। आपके 27 फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो 27 के 27 जो हैं वो, अगर आप गौर कर लीजिए तो वो आपके 27 के 27 फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड हैं डायरेक्ट। सर, कितने हैं जो उसके बाद आगे चलते हैं खसूसी और वज़ीर आज़म के मुशीर इस वक्त कितने हैं? टोटल मजमूई तादाद गैर मुंतखब लोगों की कितनी है? कोई गैर मुंतखब अब मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली गिन के, लेकिन 14-15 होगी। और उधर 27 लोग जो हैं वो आपके फेडरल कुछ बढ़ा लें तादाद कुछ बढ़ा लें, कुछ तादाद बढ़ा लें, क्योंकि इस वक्त जो की मिनिस्ट्रीज है उसमें आपकी फाइनेंस सरफहरिस्त आ जाती है। तो फाइनेंस हफीज शेख साहब के पास है जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, फिर आसिफ जरदारी साहब के साथ भी थे। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की भी उन्होंने इलेक्शन के वक्त नून लीग के साथ काफ़ी पिंगें बढ़ाई, सपोर्ट नहीं मिल सकी। फिर अब वो इमरान खान के भी वज़ीर ख़जाना है। नदीम साहब, तो आपके पावर सेक्टर के अंदर नदीम बाबर साहब हैं जो दूसरी बड़ी मिनिस्ट्री है, ही इज़ दी मूवर एंड शेकर। तो मुझे लगता यह है कि जो मुंतखब लोग हैं वो आपने साइडलाइन कर दिए, आइदर दे वर अनएबल टू डिलीवर या उनमें वो स्किल सेट नहीं था। ये लगता है अगर प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है फलां जगह पर बेहतर परफॉर्म करेगा, तो इसमें कुछ गैर आईनी है, कुछ गैर कानूनी है, कुछ बदयांती है, कुछ मुझे बता दीजिए। 19 लोग हैं सर, मसला क्या है? 19 लोग हैं। आपकी चॉइस पे लगना है तो प्राइम मिनिस्टर आपको होना चाहिए था, उनको तो नहीं होना चाहिए था। जो एडवाइजर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर के ऐसे पीएम्स हैं, तो 19 लोगों में से कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं? अब उनमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, अब उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं। अभी मैं बताता हूं सर, ये 19 लोग कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं पाकिस्तान में? इनकी कोई 2-4 हजार। हफीज शेख साहब कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं सर पाकिस्तान में? गिल साहब को, शहबाज गिल साहब, सर हफीज शेख साहब पाकिस्तान में कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं? आगे से आर्गुमेंट करना तो मुझे यहाँ आने की तो जरूरत नहीं थी ना। अब सवाल करेंगे, जवाब देने दें। आपने 19 कहे तो मैं जवाब देने लगा हूँ, आपने फिर आर्गुमेंट शुरू कर दिया। हफीज शेख साहब पाकिस्तान में कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं? सवाल किया आप, उसमें उस्मान डार हैं, वोट लिए 1 लाख के करीब उन्होंने वोट लिया। उस्मान डार ने नहीं जीत सके, स्पेशल असिस्टेंट हैं। बाबर अवान हैं, इलेक्टेड रहे, सेनेटर रहे, इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी एडवाइजर हैं उनके। इस तरह और बहुत सारे दोस्त हैं जो इलेक्शन लड़े लेकिन नहीं हो सके, और कुछ उन्होंने लिए जो उनको लगता है। मसलन जुल्फी बुखारी ने पूरे का पूरा इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद का, उनका वो एक उन्होंने प्रॉपर पॉलिटिकल कैंपेन रन की उनकी जगह के ऊपर। मेरे ख्याल में तो वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल, सिर्फ उनका नाम नहीं था, बाकी सारा काम तो वही कर रहे थे। तो आपकी खिदमत में मुझे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दें, अगर आपको कि ये जो एडवाइजर्स और ऐसे पीएम्स हैं, आपकी स्पेसिफिक नहीं, ये जो एडवाइजर्स और ऐसे पीएम्स हैं, ये कितना इनकम टैक्स अदा करते हैं और कितने ड्यूअल नेशनल है? क्या इसका मुझे जवाब दे देंगे?
ये आप मुझे पहले बता देते तो मैं नंबर ले आता। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं डुअल नेशनल नहीं हूं और मैं अपने तमाम असासे दे चुका हूं जो भी मेरे पास है। तो सर मैंने तो इनकम टैक्स का सवाल किया है तो सबकी इन्फॉर्मेशन ले आता। सर कल दे दीजिएगा, कल मैं दोबारा इस पे प्रोग्राम कर बाबर अवान साहब वकील हैं, इनकम टैक्स देते होंगे। सर बाबर अवान साहब तो रहते इधर है ना सर, अपना इनकम टैक्स देते होंगे सर, वो तो रहते इधर है। तो लेकिन अगर आप किसी को दुबई या लंदन से बुलाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स पाकिस्तान में अदा करते हैं और आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या नहीं है। क्या कह रहे हैं जी? सर अगर किसी को बाहर से बुलाएंगे तो आपको जवाब पूछने का तो हक होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में इनकम टैक्स अदा करते हैं, या आप पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आपने पिछले 5 साल कितना इनकम टैक्स अदा किया है, और आपकी नेशनैलिटीज जो हैं आपकी अहलिया की वो पाकिस्तानी है या बाहर की, ये सवाल तो पूछने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? का बिल्कुल मुकम्मल हक है सर, और अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं पूछ के आपको जवाब देता, या आप उनको इनवाइट कर लें अपने शो पे, वो आके आपको जवाब बता दीजिएगा सर। आज तो रिएक्शन टाइम नहीं, कल बता दीजिएगा। मैं मोहसिन रांझा साहब से पूछ लूं, रांझा साहब ये गैर मुंतखब लोग मुंतखब लोगों पे कैसे हावी होते हैं? रांझा साहब को बताएं कि या तो मीडिया ज्वाइन कर लें, वो अगर इनको मैंने बताना है तो ये मीडिया के एंकर बन जाए। तो अभी तो नदीम मलिक शो कर रहे हैं, उनको करने दें। मेरा ख्याल नदीम मलिक कॉम्पिटेंट है, उन्हें किसी के सवालों की जरूरत नहीं है कि पीछे से रांझा साहब बताएं। आर्टिकल 260 के बीच में एसएपीएम डाल दिया था। आर्टिकल 260 के बीच में एसएपीएम एक्सेप्शन के उसमें ब्रैकेट में फॉल करता है जहां पे सारे मुंतखब लोग हैं। चंद एक लोग ऐसे हैं जिस तरह चेयरमैन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का हो गया, जुडिशियल लॉ कमीशन का चेयरमैन हो गया, ये 2-3 एक्सेप्शन ऐसे लोग हैं जिनके ओथ नहीं हैं। एसएपीएम बाकी वो सारे लोग वही हैं जिन लोगों के ओथ्स हैं। अच्छा, उसके बाद ओथ के साथ उनके ऊपर फर्दर बाइंडिंग्स भी आ जाती हैं। वो ये हुआ ये है कि ये एक आसान रास्ता तलाश किया गया जो कि मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए था। और जो जुल्फी बुखारी का फैसला है उसमें भी जो साकिब निसार उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये मामला पार्लियामेंट की तरफ भेजा है। हम अब इसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखिए हमें ये इशू नहीं है, हमें इशू ये है कि अगर एसएपीएम ने एक काम वही करना है जो एक मुंतखब नुमाइंदा करता है, उसने वजारत का हेड बनना है, उसने वजीर आजम हाउस में नहीं बैठना, उसका दफ्तर वजीर आजम हाउस में नहीं होगा, उसका दफ्तर मिनिस्ट्री में होगा। वो मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा, वो मिनिस्टर वाले फैसले करेगा, वो मिनिस्टर वाली डायरेक्शंस देगा, लेकिन उसका ओथ नहीं होगा पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी का, वफादारी का। वो आइन को डिफेंड नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है लीगल, जो कि हम बिल्कुल यहां पे पहले फेज में करेंगे और उसके बाद अगले फेज में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी जाएंगे और विद इन इंशाल्लाह फ्यू डेज जाएंगे, बिकॉज हम ये फील करते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ ज्यादती है, क्योंकि आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा है कि पाकिस्तान को मुंतखब लोग चलाएंगे। लेकिन ये इतने गैर मुंतखब लोगों की जरूरत पेश क्यों आती है? क्या मुंतखब लोग काम करने के काबिल नहीं है? तो इसका मतलब यही है ना, मैं तो यही समझता हूँ कि इनकी पार्टी में ये मुंतखब लोगों पे इत्मीनान बाकी जमातों में भी तो आ जाते हैं ना। पीपल्स पार्टी के साथ हफीज शेख आए थे ना। नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे साथ कई लोग आ गए थे और मैं खुद इसको कंडेम करता हूँ, अपनी पार्टी में कंडेम करता हूँ और आगे करता रहूंगा कि खुदारा इस मुल्क को मुंतखब लोगों के जरिए चलाएं। इनको उन लोगों के जरिए ना चलाएं जो अपना एक बैग लेके आएं और वापस पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और जाके कहें कि हम पे तो पाकिस्तान की कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं करती। और ये सबसे बड़ा, मैं अदालतों से भी पूछूंगा कि कल हम ऐसे लोगों के आप पाबंद हो गए कि जिन्होंने कल जाके कहना है कि हम पे पाकिस्तानी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं अप्लाई करती। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त हमारा जो मौजू है, जो गैर मुंतखब लोग मुंतखब लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। आपकी जमात के अंदर भी हफीज शेख साहब आए थे, तो ये क्या होता है? आप लोग डिलीवर नहीं कर पाते, आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं होता मुंतखब क़यादत के अंदर? क्योंकि इस वक्त फवाद चौधरी के इंटरव्यू और फिर आज काबीना के इजलास के अंदर जो सवाल जवाब हुआ उससे कोई नई चीज़ें सामने आ रही। देखिए, ये बात आपकी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर माजी में इस तरह के तजर्बात किए गए कि जब टेक्नोक्रेट्स को लाया गया फॉर सोल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली इकोनॉमी और मैशत में बेहतरी लाने के लिए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, कि वो टेक्नोक्रेट्स आ तो जाते हैं लेकिन उनकी क्योंकि पाकिस्तान में रूट्स एज सच नहीं होती, वो यहाँ पर किसी अपने हल्के की आवाम को जवाबदेह नहीं होते और फिर उनका सेंटिमेंट जो है वो आवाम के मुश्किलात को सारी जिंदगी, ज्यादातर वो उस तरह के लोग बाहर रहे होते हैं, वो उस तरह आवाम के जज्बात को, आवाम की मुश्किलात को समझ भी नहीं पाते और सिर्फ अपने ऑफिस में बाबुओं के साथ बैठकर इस तरह के फैसले करते हैं कि जिनका खमियाजा
और जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अवाम को भुगतने पड़ते हैं। तो अभी भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी अलार्मिंग है, और अलार्मिंग इस लिहाज से है बाकी तमाम माजी की हुकूमतों के मुकाबले में कि इस हुकूमत में जो बैलेंस है इलेक्टेड और अनइलेक्टेड का, वो मुकम्मल तौर पर अनइलेक्टेड के तरफ से हो चुका है। अगर आप क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि अगर आप सबसे पहले तो अगर आप वफाकी वजीर जो है सरवर खान साहब, उनकी स्टेटमेंट को आप मद्देनजर रखें, बकौल उनके वो कहते हैं कि मैं तो आधे से ज्यादा लोगों को काबीना के अंदर जानता तक नहीं। जब एक कैबिनेट कॉलीग की तरफ जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आए तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और फिर हमारे इल्म में है कि आज से चंद हफ्ते कबल काबीना ने फैसला किया कि तमाम स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स अपनी नेशनैलिटीज और अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर करेंगे। और इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, 15 जून तक की उन्हें मोहलत दी गई। अभी तक शायद 1-2 ने किया, बाकी मेजॉरिटी ने किया ही नहीं। सर नॉट नो क्या ये जो लोग हैं पाकिस्तान में इनकम टैक्स पेयर हैं? मेरी इतलात के मुताबिक तो इनकी मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में इनकम टैक्स पेयर तक नहीं है। तो सर वो फिर पाकिस्तान की वजारत कहल कैसे होते हैं अगर पाकिस्तान में इनकम टैक्स भी अदा नहीं करते? पाकिस्तान में इनकम टैक्स तो दूर की बात, इसमें मलिक साहब ये भी आप ध्यान में रखें कि हमारे इस वक्त जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, जो इस वक्त हमारी मईशत के ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं, उनको तो शायद गालिबन अपनी नौकरी से फारिग भी नहीं किया गया और उन्हें एक लेटर पकड़ाया गया है कि आप जब अपनी पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे नौकरी तो वापस आके हमें ज्वाइन कर लीजिए। क्या आपके पास उसकी कॉपी है? क्योंकि मेरी नजर से ऐसा लेटर नहीं गुजरा। मैंने सुना है। और फिर जो हॉट मनी का जो स्कैंडल है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है और उस रिपोर्ट में असद उमर साहब की जो वजारत है वो ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि हॉट मनी का जो इनफ्लो और आउटफ्लो पाकिस्तान में हुआ है वो बहुत अलार्मिंग है। तो हुकूमत के अंदर मौजूद वजारतें जो है सर वो पैरा बड़ा खतरनाक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ सारे मेहमानों की सूरत की खातिर। वो पैरा कहता है कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इवन बिफोर इमरजेंस ऑफ कोरोना वायरस 19 phenomena were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative LSM growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program-related conditionalities. The painful and prolonged adjustment program brought stabilization, but at the cost of economic growth. ये इतना सख्त पैरा है जो अपनी हुकूमत के ऊपर ये एक बात उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि फैक्चुअल सही बोला है उन्होंने। क्योंकि जब हम हॉट मनी का सवाल उठाते हैं तो हमें ये पीटीआई वाले बुरा या स्टेट बैंक वाले बुरा मानते हैं। तो असद उमर ने लिखी बात सही है जी। और ये चार्ज शीट है मलिक साहब के, उसमें एक तो उन्होंने अपनी जो चीजें लिखी हैं जो आपने पढ़ के भी सुनाई है, इससे 2 चीजें एक्सपोज होती हैं। एक हुकूमत का नैरेटिव के कोविड-19 कोरोना की वजह से मईशत मुश्किलात का शिकार हुई। असद उमर साहब की वजारत कह रही है, असद उमर साहब कह रहे हैं कि नहीं मईशत जो है वो पहले से मुश्किलात का शिकार हो गई और उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान कर दी। फिर दूसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे जो एहतसास के अदारे हैं अब तो कोई ऐसी गुंजाइश रह नहीं जाती है कि वो इस चीज के ऊपर नोटिस ना लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हॉट मनी का इन्फ्लो हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको अपने पैसों के ऊपर इतना रिटर्न मिलेगा और मौका आने तो वो अपने पैसे निकाल के अपने प्रॉफिट्स निकाल के यहाँ से चलते बने। तो इसके ऊपर ये इतना बड़ा जो असद उमर साहब ने, ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये असद उमर साहब की वजारत खुद असद उमर साहब के सर आप एक मेहरबानी करिए ना, आप मुंतखब पार्टियां हैं तो एक कौमी असम्बली के अंदर जाकर मोशन मूव करिए और इस इशू को वहाँ डिबेट करिए और इनसे फैक्ट्स मांगिए, फ्लोर ऑफ द हाउस। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें ये बजट सेशन जैसे ही खत्म होगा उसमें इसकी एक कॉस्ट है जो इसहाकदार साहब ने दावा किया है कि 25 अरब पाकिस्तान को इजाफी देना पड़ा है 13.25% के ऊपर जो डॉलर डिपॉजिट्स लिए गए थे। तो इसका जवाब आना चाहिए। अगर वाकई 25 अरब की कॉस्ट है या 10 अरब की या 8 अरब की तो कुछ लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए पाकिस्तान में। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाए ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे गिल साहब के पास जाएंगे। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई की टॉप टियर के ऊपर भी आपको कुछ माजी के किस्से दिखाते हैं। फिर शहबाज गिल साहब हमारे पास हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे जवाब भी लेंगे।
जहांगीर तरीन साहब की जो लड़ाइयाँ हैं पार्टी के अंदर, उनके हमायत याफ्ता ग्रुप और उनका मुखालिफ ग्रुप बड़ा तगड़ा है। इट्स लाइक JKT वर्सेस द रेस्ट वाली सिचुएशन है। बाकी अक्सरियत जो टॉप टीयर की थी उनकी मुखालिफ लॉबी रही, और जो उनके इलेक्टेबल्स थे इलेक्शन के वक्त जिनको वो लेकर आए थे, जो उनके जीते हुए घोड़े थे पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने वाले, वो जहांगीर तरीन के साथ सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जहांगीर तरीन और असद उमर, इसके ऊपर हमने उनसे सवाल भी किया था कि इंटरव्यू में दिखाएगा जी प्रोड्यूसर साहब। शाह महमूद कुरैशी वो आपकी मुखालिफ लॉबी हैं, शफकत महमूद आपकी मुखालिफ लॉबी हैं, असद उमर आपकी सख्त मुखालिफ लॉबी हैं। तो आपका टॉप टियर है, उसमें आपके साथ है कौन है? जो मेरे दिल में होता है मैं बोलता हूँ, जो मैं समझता हूँ पार्टी के लिए और इमरान खान के लिए बेहतर है वो हमेशा मैंने बोला है और बोलता रहूंगा अभी भी। क्या असद उमर की वज़ारत खजाना आपकी वजह से गई? बिल्कुल नहीं। क्यों गई? ये खान साहब को बहुत अरसे से देख रहे थे कि उनसे जो भी उनको वो कहते थे या कराते थे, जो वो चाहते थे फैसले करें, वो फैसले नहीं कर रहे थे उनको। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन कभी आपस में इनकी निभी नहीं है। एक मौका था, ये लाहौर में जलसा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, तो हम कवर करने में, ये इमरान खान के घर का एक इंटरव्यू का क्लिप है, तो हम उनका इंटरव्यू करने गए, तो उस वक्त ये हमें लकीली दोनों मिल गए वहाँ पर। उन्हीं के घर के सहन है, ये उनका लॉन है जहाँ पर ये मौजूद है। दिखाएगा क्या कह रहे हैं। ये 30 सितंबर 2016 का है। हम यहाँ आपके राइट लेफ्ट खड़े हो गए आपको बता सकते इस हैं, तरह हम यूं इकट्ठे हैं और पार्टी इस तरह जुड़ गई है। तो यार हम दोनों इकट्ठे हैं, 100% इकट्ठे हैं, और बाकी भी तमाम लीडरशिप इकट्ठी है। बड़ा मीडिया ने कहा कि अलहदगी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पूरी क़यादत, पूरी तंजीम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी नजर आएगी। हम कभी भी अलहदा नहीं थे, ये सारी क्या सराइयाँ हैं, हम लोग इकट्ठे हैं और दिल से इकट्ठे हैं। और ये जो है ना कि कौन बड़ा चौधरी है, ये अब शाह साहब को कितना अरसा सियासत में हो गया, मुझे कितना अरसा सियासत में हो गया, हम इस चीज़ से अब बालातर हैं। हर बड़े इशू के ऊपर ये सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी के लिए नुकसान का बायस ही साबित हुई। वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, वो एक नए सूबे का क़याम हो, उसका मरकज़ मुल्तान बनेगा या बहावलपुर बनेगा, तो एक हमें रस्सा कशी की फ़िज़ा नज़र आई। और उसकी एक रिफ्लेक्शन ये 1 अप्रैल 2019 के दोनों के बयानात हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी थी। दिखाएगा जी। ये वही इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर के ऊपर असद उमर को मालूम नहीं है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो ये पॉलिसी बनाकर सबमिट करें। गिल साहब, पार्टी से बड़ी हाई होप्स थी, ख़ास तौर पर जो अर्बन मिडिल क्लास थी और जो यूथ थी एजुकेटेड, हमारी ये अच्छे अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ के वो बच्चे तमाम इमरान खान के सपोर्टर थे। उनकी उम्मीदें टूटी हैं 2 साल में, क्यों? अच्छा नज़ीम भाई, पहले तो बसद एहतराम मैं आपसे एहतजाज करूंगा। जो आपका आज का शो का फॉर्मेट है वो बहुत ही बाइस्ड है। आप, मुझे उम्मीद है, मुझे बात करने का मौका देंगे, इस पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने का मौका देंगे। एक तो बिल्कुल आपकी ये एडिटोरियल आपकी बेहतरीन जजमेंट है और आपको बिल्कुल करनी चाहिए कि आपको क्लिप्स सिखाने चाहिए, मुझे मेरे से जवाब लेने चाहिए। आपको एक PTI के ऊपर क्रिटिकल प्रोग्राम करना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। उसके साथ आपने 2 अपोजिशन बिठाए हुए हैं, तो अगर आपका 36 मिनट का शो है उसमें से 20 मिनट या 15 मिनट आप क्लिप चला रहे हैं, बाकी 8 से 10 मिनट आप अपोजिशन दे रहे हैं, तो ये हुज्जत तमाम करने के लिए आपने बीच में मुझे भी बिठाया हुआ है। ये मुनासिब नहीं है। चलिए, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। था तो मुझे या किसी और को, जी मैं देता हूं, लेकिन मेरी पहले बात तो पूरी सुन लेना। या अगर आपको इस तरह का शो करना था एंटी PTI या क्रिटिकल ऑन PTI, तो फिर PTI से एक बंदा लेना चाहिए था। आपका अपना शहबाज साहब, आपको अगर जर्नलिज्म से वाकफियत हो तो आपको एक चीज पेश नजर रखनी चाहिए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, एंटी अप्रोच चीज जर्नलिस्ट के लिए नहीं होती। ये माजरत के साथ आप अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग इस इशू को बेहतर करिए। मुझे आपके इस कमेंट से अफसोस हुआ। ऐसा ना करें ना, जब आप एक काम करेंगे तो उसका जवाब भी लेना पड़ेगा ना। मैं आपका अदब करता हूँ, आप सवाल का जवाब दें, आप डिक्टेट नहीं करें। लेकिन जहां मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, तो देखें ना, जहां मेरी प्रोफेशनल जजमेंट नहीं पास करें ना। डोंट क्लोज माय माउथ नाउ, लेट मी से दैट दिस वाज अ वेरी वाइज शो। आप जवाब दें, लेकिन वो चीजें ना कहें जो अनएथिकल है, वो मत कहें। ये बिल्कुल जर्नलिस्टिकली ये बैलेंस शो नहीं था। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए, आपकी राय होगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल जर्नलिस्ट एथिक्स के ऊपर ये पूरा नहीं उतरता था। अगर आपको पूरे का पूरा एंटी PTI, आप अगर सवाल का जवाब दे दें, प्रोग्राम के एंड पे जाके अपने बाकी चीजें खुद ही देख लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। नदीम मलिक साहब, मुझे पूरे का पूरा लग रहा है नदीम मलिक साहब नहीं बैठे, ये नून या PPP हमारा एहतसाब कर रही है, जो पूरे का पूरा एंटी PTI शो है। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे और समझने की तौफीक दे। मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये है, नहीं मेरी राय नहीं थी, मैंने तो आपको फैक्ट्स के साथ प्रूव किया कि 36 आप जवाब पे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि इसमें प्रोग्राम का टाइम निकल जाएगा।
8 से 10 मिनट उन्होंने कमेंट्री की, 5-6 मिनट मुझे दे रही है। दुनिया के किसी रूल के ऊपर ये बैलेंस शो नहीं है। बाकी जितना जो कुछ कहना होगा और कह लीजिएगा, लेकिन आप सवाल का जवाब दे दें। जवाब ये कि जी स्पेशल असिस्टेंट हो, एडवाइजर्स हो, प्राइम मिनिस्टर ने कानून के मुताबिक एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स लिए हैं। अगर तो सर मैंने गैर कानूनी का सवाल नहीं किया, मैंने पूछा कि जिस अर्बन क्लास की हाई होप्स इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं, पार्टी डिलीवर कर नहीं पाई, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? मुझे नदीम भाई आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सवाल दोहराना पड़ेगा। शहबाज साहब, शहबाज साहब सवाल का जवाब दें तो मुनासिब होगा। आप गैर कानूनी की बहस में ले जाते हैं, वो तो सवाल ही नहीं है। मैं जवाब दूंगा नदीम भाई मैं जवाब। अरे भाई तो सवाल का ही तो जवाब मांग रहा हूँ। दीजिए, जैसे आपको आजादी है, आपको जैसे आजादी है सवाल पूछने की, मुझे आजादी दीजिए जवाब देने की। हाँ, आप गुस्सा ना कीजिए ना, मैंने आज आपको कहा है कि आपने एक टारगेटेड। सर गुस्सा कौन कर रहा है? सवाल का जवाब मांग रहे हैं। जो जर्नलिस्ट को इसरार करना चाहिए, अपने सवाल का जवाब मांगना चाहिए, और अगर गेस्ट अपने सवाल का जवाब अपनी मर्जी से देना चाहे तो सब याद दिलाना चाहिए कि सही सवाल क्या था। तो मैं तो अपना सवाल दोहरा रहा हूँ जी। तमाम के तमाम जो है वो वजीर आजम को जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते। हाँ, किसी ने गैर कानूनी काम किया जरूर बताइए, किसी ने मरियम साहबा की तरह अपने बाप के होने का फायदा उठाकर वहां पे किया है, किसी ने जाके बेकरी वाले को जूते मारे हैं, किसी ने और लूट मारी। अभी रांझा साहब कह रहे थे कि ऐसे लोग जिन पे पाकिस्तान का कानून ही नहीं होता इंप्लीमेंट, वो तो इनके प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने कहा, वो तो इनके लीडर के बच्चों ने कहा कि जी हम पे होता ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड कहा, कहीं छुप के तो नहीं कहा ना, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हसन और हुसैन ने ये प्ली ली कि हम पे पाकिस्तान का नहीं होता। हम जितने भी ये सारे लोग हैं पीटीआई में, हम पे होता है। हमने जो कुछ बाहर, मैंने आज तक जो कुछ बाहर कमाया, पैनी पैनी पाकिस्तान लेके आया। मेरे पास एक ही सिटीजनशिप है, वो पाकिस्तान की है। मेरा माँ बाप, मरना जीना सब कुछ यहाँ है। चंद साल बाहर पढ़ने गए थे या पढ़ाया चंद साल और वापस आ गए। ये आप इन लोगों के साथ मिलकर हमारी तहकीर करते नदीम मलिक साहब, सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की। आपका रवैया ऐसे जैसे हम अछूत हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर कोई काम करके वहां से वापस आ गए तो हम हकदार ही नहीं है किसी चीज के पाकिस्तान के अंदर। ये नामुनासिब रवैया सिर्फ शहबाज गिल या जुल्फी बुखारी। अच्छा शहबाज गिल साहब, माजरत के साथ अब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए कंडक्ट नहीं किया जा रहा कि आप अपनी मनमानी से तकरीर करते जाएं और किसी सवाल का जवाब मत दें। माजरत चाहता हूँ, मैं इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहा। मुझे लोगों को बताना है कि सवाल क्या है और उसका जवाब आपसे लेके देना है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मैं शहबाज गिल से 10 दफा सवाल दोहराया है कि जो 2 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ अर्बन हमारी मिडिल क्लास और एजुकेटेड यूथ, इसकी हाई होप्स थी। उन्होंने वोट किया था इमरान को। इमरान एक चेंज के तौर पर आए थे कि हम आएंगे तो नया पाकिस्तान। इमरान खान ने क्या पार्टी को जो डिलीवर करने में दुश्वारी है उसकी जिम्मेदारी गैर मुंतखब लोगों पे आयद होती है या मुंतखब लोगों के अंदर वो स्किल सेट नहीं था? उन्होंने मेरे ऊपर तो 8 मिनट 7 मिनट तकरीर कर ली है, सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बता सकते हैं कि वजूहात क्या थी? देखिए, जो मुंतखब लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मुंतखब लोगों को जवाबदेह होना है। उन्होंने अवाम में जाना है, मैसेज में जाना है, उन्होंने एहतसाब का सामना करना है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सामना करना है, उन्होंने नैब का सामना करना है। जो लोग मुंतखब ही नहीं है उन लोगों को क्या मुझे बताएं, शहबाज गिल साहब डी चौक में कहीं हमें नजर आए? तहरीक इंसाफ के धरने में, तहरीक में हमने शहबाज गिल साहब का कोई जिक्र सुना कभी? होंगे, निचले दर्जे पे होंगे, पार्टी में काम कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमने कहीं जिक्र नहीं सुना। जुल्फी बुखारी ने अगर 2018 का इलेक्शन पार्टी का लड़ लिया तो 2022 साल की जो स्ट्रगल है, कह रहे हैं कि टाइम ऊपर हो गया। शहबाज साहब ने बहुत लंबी तकलीफ की है, तो आप किसी का टाइम खा गए, मुझे काटना पड़ेगा। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मैं बड़ा जमीन पे प्रोग्राम काटना पड़ेगा यार आपका। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और शहबाज गिल साहब, आप दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शहबाज साहब ने बहुत लंबी तकरीर की लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे, तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।